हेलो फ्रेंड्स। हमने सीरीज़ शुरू की है मैट्रिक्स पे, जिसमें पहले दिन के बाद ही गैप आ गया, शायद आगे नहीं आएगा। तो हमने बिल्कुल बेसिक से ये सीरीज़ शुरू की है, तो हमारे पिछले वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर प्रॉपर्टीज़, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। ये सब हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, और ये बिल्कुल ए फॉर एप्पल से मैट्रिक्स हमने शुरू की है और डिटर्मिनेंट तक हम गए थे। उसके बाद यहाँ आके हमने छोड़ा था, तो यानी जो पहला चैप्टर है, पहला एक बेसिक है मैट्रिक्स का, उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया है यूजी लेवल पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो ऑफ ए मैट्रिक्स के अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रेम में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हम उसका वो फ्रेम चेंज करके and let me see के whether we can solve it or not. So ट्रांसपोज से हमारा मतलब है कि एक मैट्रिक्स ए, और अगर हम लें m बाई n ऑर्डर की, तो उसके रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो वो एक n बाई m ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी, जो हमने यहाँ एग्जांपल में दिखाया भी है कि एक 2/3 की हमने मैट्रिक्स ली, जिसकी फर्स्ट रो है 2 3 5 एंड 1 6 7। तो जब हम इसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दे रहे हैं, तो पहला कॉलम 2 3 1 और दूसरा कॉलम 1 6 7 बन जा रहा है। तो एक 2/3 की मैट्रिक्स 3/2 की मैट्रिक्स में बदल जाती है। इसमें याद रखने वाली यही बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन कहिए, ट्रांसफॉर्मेशन तो आगे अगला वर्ड आएगा, एक अलग वर्ड है, लेकिन ट्रांसपोज अगर हम कहें तो एक बार में या तो रोज़ को चेंज करेंगे या कॉलम्स को। अगर दोनों को चेंज करेंगे तो वो वापस वहीं आ जाएगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर लेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो ऑर्डर होगा, यानी अगर हम एक 3/3 की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, तो रोज़ तो कॉलम्स में और कॉलम्स रोज़ में चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो ऑर्डर रहेगा वो सेम रहेगा। तो यानी m बाई n की मैट्रिक्स लेंगे तो उसका ऑर्डर n बाई m हो जाएगा, और अगर n बाई n की मैट्रिक्स लेंगे तो वो ऑब्वियसली n बाई n ही रहेगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी भी जो याद होनी चाहिए, जैसे कि इसी एग्ज़ाम्पल में आप बहुत सिंपली देख भी सकते हैं कि अगर हम सबसे पहले तो ये कि हम ट्रांसपोज को ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप देख रहे होंगे कि ए से ए डैश आया। अब अगर ए डैश का वापस ट्रांसपोज लिया जाए तो ये वापस ए आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी वही बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी हमने डिस्क्राइब की और वो लिखी कि भाई अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए तो वो वापस ए आ जाता है। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स का एडिशन करने के बाद ट्रांसपोज किया जाए या ट्रांसपोज करने के बाद एडिशन किया जाए, द रिजल्ट विल बी द सेम, यानी ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। और ऐसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है कि के ए डैश इज इक्वल टू के इंटू ए डैश, यानी मल्टीप्लाई स्केलर से पहले करें या ट्रांसपोज करने के बाद करें, उस स्केलर के मल्टीप्लिकेशन का कोई रिवर्स अलग इफेक्ट नहीं है, वो सेम है। लेकिन जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी अलग है और याद रखने लायक है लाइफ लॉन्ग।
कि A इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, एंड ऑब्वियसली हमें ये देखना पड़ेगा कि A इंटू बी एंड बी डैश इंटू ए डैश वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो यानी अगर A इंटू बी और बी डैश इंटू ए डैश दोनों निकल रही हैं, दोनों कैलकुलेट हो पा रहे हैं, जो हमने अपने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस डिस्कस की हैं, सिखाया है, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं। और अगर वो हो रहा है तो देखिए सबसे बड़ा जो मैथमेटिकल एक कह लीजिए मिरेकल है या एक प्रॉपर्टी है बड़ी खूबसूरत सी, कि A इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आएगा, और इसे हम रिवर्सेबल प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में डालते हैं कि यहाँ पे चीज़ें रिवर्स हो जा रही हैं। बहुत जगहों पे आप ये देखेंगे कि किस तरह से जब हम किसी पावर को ओपन करते हैं तो वो रिवर्स होके आता है। और जब हम ट्रांसपोज को अगर एक बार समझ लेते हैं तो उसके बाद दो बड़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे सामने आती हैं। पहली डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अब मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो हो ही नहीं पाएगा कभी। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो ए और ए ट्रांसपोज अगर इक्वल है तो उसे हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है, या इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी आप देख पा रहे हैं। अगर मैं बोल दूं कि अगर ए का ट्रांसपोज उसके माइनस ए के इक्वल है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये जो डेफिनेशंस और चल रही हैं ये इसीलिए चल रही हैं कि अब अगर आगे कहीं हमें वर्ड हम कहीं देखते हैं किसी थ्योरम में, किसी न्यूमेरिकल में, किसी कॉन्सेप्ट में कि वी हैव ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज, देन ऑल दीज थिंग्स, ये सब इस एक डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाती हैं कि ए और ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है, अगर हमें कहीं दिया गया है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आगे की कोई भी अगर हम रिजल्ट करते हैं, थ्योरम करते हैं, तो उस वक्त हमें ये डेफिनेशंस याद रखनी पड़ती है। तो उसके बाद फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी वही के पावर के ए की ट्रांसपोज किया जाए तो वो के ए के इक्वल आएगा, यानी स्केलर के मल्टीप्लिकेशन का कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक में तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो वैसे यूजी लेवल पे भी नहीं, 12th लेवल पे ही पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही फिर अगर आपको याद हो तो हमने जो शुरू किया था मैट्रिक्स की डेफिनेशन, वहाँ हमने सबसे पहले कहा था कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, सॉरी हमने कहा था कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर रियल और कॉम्प्लेक्स। तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि सब जगह रियल ही आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स का क्या रोल था और हमने वहाँ कहा और उसके बाद भूल गए, तो वो यहाँ मीनिंगफुल होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है उसे हम डिफ़ाइन ही ऐसे करते हैं कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स 12th में सभी लोग पढ़ते हैं, और मैं रिकॉल करा दूँ कि एक नंबर a प्लस आई बी की शेप का नंबर, जहाँ पे कि i एक इमेजिनरी यूनिट है, दैट इज़ कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक मैट्रिक्स में अगर एक एलिमेंट कम से कम कॉम्प्लेक्स है तो वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। और जो हमने एग्जांपल दिया है तो उसमें तो आपको कई सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। और चूँकि उसके आगे हमने कॉन्जुगेट वर्ड, जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो कॉन्जुगेट वर्ड भी आता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हमारा मतलब होता है कि a प्लस आई बी अगर एक नंबर है तो a माइनस आई बी उस नंबर का कॉन्जुगेट कहलाता है। तो यहाँ पर भी वही है कि आप देख रहे होंगे कि अगर a एक मैट्रिक्स है तो उसके लिए a बार हमने क्या किया कि सब जगह जो 1 प्लस 2i था वो 1 माइनस 2i हो गया, 3i था माइनस 3i हो गया, 2 प्लस 4i है 2 माइनस 4i हो गया, 1 प्लस i है 1 माइनस i हो गया। तो एक मैट्रिक्स जिसमें कि हर एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहा हो वो उसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाती है।
और फिर हमने कहा ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, यानी अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ हो गई कि जो ट्रांसपोज भी किया और कॉन्जुगेट भी। ट्रांसपोज हम ऊपर पढ़ चुके और कॉन्जुगेट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमने एक साथ अप्लाई कर दी, यानी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट भी निकाला और उसका ट्रांसपोज भी किया। तो ये जो मैट्रिक्स बनी, इसको हम नाम देते हैं ए थीटा, यानी ए किसी मैट्रिक्स के लिए ए बार का डैश, तो ये कहलाती है ए थीटा। और ये ए डैश का बार भी हो सकती है, तो यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप पहले कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं और फिर ट्रांसपोज कर रहे हैं, या पहले ट्रांसपोज कर रहे हैं और फिर कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ए थीटा का थीटा वापस ए आ जाएगा, यानी अगर हम ये बार बार समझ पा रहे होंगे आप कि अगर हम कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वापस साइन पलट जाएंगे, ऐसे ही ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ए आ जाएगा, तो ए थीटा का थीटा भी करेंगे तो वो ए वापस आ जाएगा। और ए प्लस बी की पावर थीटा इज इक्वल टू ए थीटा प्लस बी थीटा के ए की पावर थीटा इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर थीटा। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ए बी की पावर थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा, यानी ये भी रिवर्सेबल प्रॉपर्टी है कि जब मल्टीप्लिकेशन में थीटा लगाएंगे तो वो रिवर्स होके आएगा। फिर ये चार डेफिनेशन है और आज हम इन चारों डेफिनेशंस पे ही अपने इस वीडियो को एंड करेंगे। और ये चार डेफिनेशन हैं, सबसे पहले हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो जैसे हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ी, तो सेम यहाँ पे वो चीज़ थीटा के लिए आ जाएगी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब ए थीटा इज इक्वल टू ए, यानी हमने पूरी मैट्रिक्स का जब ए थीटा निकाला तो वो वापस ए के अगर इक्वल आ जाए तो वो ए थीटा कहलाता है। और इसी तरह से स्क्यू हर्मिशियन में ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। फिर आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए के लिए ए डैश इंटू ए आई, यानी जिन लोगों ने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रखा है वो इस चीज़ को समझ जाएंगे, बाकियों को अभी इन्वर्स आने का इंतज़ार करना पड़ेगा कि किसी मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आई आ जाए, यानी मैट्रिक्स जो है वो उसका इन्वर्स बन रहा हो, तो वो कहलाती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इस तरह से यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी कि अगर ए थीटा और ए की मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ जाए तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसमें ऐसा कुछ यूजी लेवल पे कम से कम बहुत ज़्यादा कोई दिखता नहीं, जैसे एक सिंपल इन्होंने न्यूमेरिकल दिया, इफ ए इज ए मैट्रिक्स देन उसके लिए हमने ए डैश निकाला, दोनों की मल्टीप्लाई की, आई आ गया, तो दैट इज़ ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह से ए लिया, ए थीटा निकाला और ए थीटा इंटू ए करने पे जब वो आई आ गया तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिक्स। एंड इसके बाद हम मैट्रिक्स पे ये एक बिल्कुल बेसिक से सीरीज़ लेके चले हैं, तो इसमें अभी इन्वर्स निकालना रहता है, अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद रैंक। तो एक बहुत मुझे उम्मीद है कि हमें 7-8 के लगभग वीडियो कुछ बनाने पड़ेंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, जो हमने अपने पिछले वीडियो में कहा कि 12th से लेके एमएससी तक ये टॉपिक चलता है, तो हम बिल्कुल 0 से लेके चले हैं और कोशिश रहेगी कि इसे एमएससी तक लेके जाया जाए। थैंक यू वेरी मच।